जय हिंद साथियों, आप सभी को पता है कि आपके लिए वर्णमाला का चैप्टर हिंदी के अंदर चला हुआ है। तो उसका पहला जो चैप्टर है जिसमें कि काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया गया है, उसके अलावा आपका अब जो है मॉक टेस्ट चलेगा जिसमें कि लेकर के आपका वर्णमाला के बहुत ज़्यादा सवाल जो है समाहित रहेंगे। इसके अलावा एक क्लास और आएगा, मतलब एक क्लास, पहला क्लास थ्योरी का हो गया, दूसरा एंड तीसरा इसमें जो भी थ्योरी बचेगा वो मैं सवाल के साथ में उस थ्योरी को ले लूँगा। मतलब ये जो क्लासेस है वो आपको बेस्ट रहने वाली है। तो वर्णमाला 3 क्लास में एकदम खत्म कर देंगे। एंड जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार दोबारा इनका रिवीजन करके ज़रूर जाना। आपका एग्जाम कोई भी हो, मतलब ये हर एग्जाम में आता है एंड हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए गए क्वेश्चंस को ही मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करना कि आपका रिजल्ट जो है वो इस बार बहुत अच्छा आए, चाहे वो किसी भी राज्य का पेपर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको देखिएगा, आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सबको अच्छे से ट्राई करना, बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भरोसा रखिएगा, आने वाले जितने भी चैप्टर वाइज है उस हर टॉपिक को मैं करवा दूंगा। बस आपका सपोर्ट, मतलब लाइक, शेयर एंड कमेंट, जो सवाल पूछे जाते हैं उससे लेकर के सारे सवाल जो है वो आने चाहिए। देखिएगा, एक सवाल था, मुझे याद है इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया है, बाद में प्रैक्टिस चालू करूंगा। इससे संबंधित सवाल आया था, एक्चुअल में वो क्या था उस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। एक कमेंट मुझे आया था, जैसे देखिएगा, अगर मैं मान लीजिएगा यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कलंक, क्या लिखा मैंने, कलंक, तो ला के ऊपर एक बिंदी सी होती है। पूछा गया सवाल है कि इस बिंदी को क्या बोलते हैं, तो इस बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। अब देखो ये वाला जो बिंदी है, मान लीजिए ऐसे कर दिया, ये डंडा कर दिया। अब 3-4 टाइप की बिंदी होती है, उनको आप समझ लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर देखिए किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर बिंदी है तो उसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं उसे, अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार विसर्ग पढ़ा है ना अयोगवा में, तो ये वही अनुस्वार है। अब इसके बाद में एक ऐसा होता है जो किसी भी वर्ण के आगे आता है, जैसे आपको पता होगा ये वाला, ये डा क्या है पता है, ये क्या है, ये क वर्ग का पंचवा वर्ण है, ठीक है, 5वें नंबर का, जिसे नासिक के बोलते हैं, तो वही है। तो इसके बाद में अगर किसी भी वर्ण के बाद में अगर आ जाए उसके आगे, तो उसे बोलते हैं पंचमा अक्षर, मतलब पंचमा चिन्ह बोलते हैं, मतलब 5वां चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अगर देखेगा, अगर किसी भी वर्ण के नीचे डायरेक्ट अगर उसके नीचे अगर कोई भी चिन्ह आता है बिंदी जैसा, तो उसे ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं। जैसे देखो ये आता है ड और ढ, ठीक है, ड और ढ, इसमें देख सकते हैं नीचे ताड़न जात का मतलब होता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब फेंका हुआ, फेंका हुआ मतलब ऊपर से फेंक दिया तो वो नीचे आएगा ना, तो उत्क्षिप्त हो गया। ड और ढ ये दो ही होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगर किसी भी वर्ण से पहले, अगर किसी भी वर्ण से पहले अगर एक चिन्ह लिखा रहता है, जैसे आपने देख रखा होगा क, ख, ग, ज और फ के आगे आपने ये देख रखा होगा, तो इस चिन्ह को, जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा क और इसके आगे अगर लगा दिया तो ये हो गया, ये अरबी फारसी का वर्ण हो जाएगा, जिसमें इस शब्द, इस जो चिन्ह होता है इसे बोलते हैं नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता। समझा देता हूं, सबसे पहले मतलब किसी वर्ण के आगे आ जाए तो समझ लो वो नुक्ता होता है। एंड अगर किसी भी वर्ण के नीचे अगर आ जाए तो उत्क्षिप्त या ताड़नजात बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ण के आगे अगर आ जाए तो उसे पंचमाक्षर बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ण के ऊपर अगर आ जाए तो समझ लीजिएगा वो अनुस्वार होता है, ठीक है। ये पूछा गया सवाल है, और सवाल क्या पूछा गया था वो आपको बताता हूँ। पूछा गया शब्द है कि देखिएगा, अगर जैसे क, ख, ग, ज, फ, अगर मैं इनके आगे जो लगी हुई बिंदी है अगर इसमें इसे हटा देता हूँ ना, तो हमारा देवनागरी लिपि के जो वर्ण हैं ये वही वर्ण हो जाएंगे। ये फिर अरबी फारसी के नहीं रहेंगे। अरबी फारसी के ये जो 5 शब्द हैं, ये 5 के 5 वर्ण हैं जो अरबी फारसी के होते हैं, और ये तभी कहलाएंगे जब इनके आगे एक नुक्ता चिन्ह लगा रहेगा। तो नुक्ता चिन्ह लगेगा क, ख, ग, ज, फ से पहले, तभी वो अरबी फारसी का वर्ण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में देखिएगा, हाँ इसके बाद में देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेकर के चलता हूँ जो चीज़ें, अब थोड़ा सा आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करिएगा। देखिएगा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पहले आप वो देखिएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। तो देखो वर्णमाला में वर्णों की कितने प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। वर्ण जो होते हैं, वर्ण के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। पहला जो वर्ण होता है वो होता है स्वर, और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है व्यंजन। अगर इनकी वास्तविक संख्या पूछी जाए तो इनको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, 11 और 33। क्या हो जाएगा, 11 और 33। मूल हिंदी के अंदर आपको पता है स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन अगर हिंदी की बात करते हैं तो विशेष तौर पर वो 11। तो याद रखो, इनकी आप संख्या भी लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल हिंदी के अंदर कुल वर्णमाला की संख्या पूछी जाए तो वो देख लीजिएगा, वो होती है 52। कितना होता है,
वामन होता है। इज दैट क्लियर? ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो आपको आना चाहिए। तो बताओ वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे सवाल क्या बोल रखा है, देखिए दूसरा वाला सवाल देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। दूसरा सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है? देखो तालव्य हो या नासिक हो, इसे आप तभी पहचान सकते हैं जब कुछ चीजों के बारे में आपको पूरी अच्छे से जानकारी होगी, तभी आप कर सकते हैं। देखिएगा, मैं चाहूंगा इसे थोड़ा सा अच्छे से मैं बता दूं, नहीं तो आप बार बार दिक्कत करेंगे। ठीक है, और बार बार दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बार बार दिक्कत। इसीलिए मेरा प्रयास है कि आपको पूरा एकदम जो वो समझ में आ दूं। देखिएगा, पहले आपको पता है, पहले एक टेबल लिखना पड़ेगा जिसे हम वर्ग टेबल बोलते हैं। वर्ग टेबल में पहले आप समझिएगा, जैसे देखो 5 वर्ग होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा क वर्ग। क वर्ग का जो साउंड होता है वो क्या होता है बताओ? वो होता है कंठ है। क्या होता है बताओ? कंठ है। ये धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। क वर्ग के अंदर 5 वर्ड आते हैं, 5 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए लिख लीजिएगा, क, ख, ग, घ, अणा। ठीक है, ये आगे। ठीक है, ये आगे। इसके बाद में देखिए ख वर्ग, इससे संबंधित एक ही बार बता रहा हूं, बहुत सारे सवाल आएंगे इससे संबंधित। इसे बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं इसे? कंठ तालु बोलते हैं, तालव्य। और इसके अंदर क्या आता है? च वाला वर्ग आता है। तो च वर्ग में क्या होता है बताओ? च वर्ग, इसे हम लिख देते हैं च वर्ग। क्या लिख देते हैं इसे? ये हो जाएगा च वर्ग। तो च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज और झा झंडा, और ये चूल्हे मैया हम इसे बोलते हैं। इसके बाद में ट वर्ग आता है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ट वर्ग आता है। इसमें बहुत कुछ समझाना है। इसे बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं उसे? मूर्धन्य। ठीक है, आवाज बोलते हैं। ट वर्ग में क्या आता है? देखो ट, ठ, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, अणा और ये ना। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में फिर आता है त वर्ग। क्या आता है? फिर आता है त वर्ग। त वर्ग को हम क्या बोलते हैं? इसे तो बोलते हैं, देखिएगा, कंठ तालु मूर्धन्य, और ये होता है दंत्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? दंत्य, दंत्य वर्ग। त वर्ग में क्या आता है? लिख लीजिएगा, त, थ, द, ध और हो जाएगा न। इसके बाद में देखिए फिर आता है आपका प वर्ग। क्या आता है? प वर्ग। प वर्ग में क्या होता है? कंठ तालु मूर्धन्य दंत, और ये होता है ओष्ठ। क्या होता है बताओ? ओष्ठ होता है। ओष्ठ में क्या होता है? देखिए प में क्या आता है? प, फ, ब, भ और मा हो जाएगा। अब इसको आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने लिखा ऐसे ही नहीं है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने लिखा। देखिएगा, कभी भी चीजों को आप ध्यान से देख लेना, एकदम समझ में आ जाएगा। पहली बात तो देखो, इसमें पूछा क्या है? तालव्य कौन सा है इसमें? पहले ये देखिए, तालव्य मतलब तालु। क्या हो गया? तालव्य मतलब तालु। अब देखो तालु में क्या आ रहा है? च, छ, ज, झ और ञ। इनमें से कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखो यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसे हम चूल्हे मैया बोलते हैं अपनी भाषा में, जो हमें बताया गया था। तो ये होता है ञ। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये वाला आ गया, नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका तालु। और नासिक के, अच्छा सर नासिक की क्या होता है? देखिएगा, किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वो नासिक की होता है। यानी कि पांचवा कौन सा? 1, 2, 3, 4 और ये 5। भाई देखो, इधर से भी 2, 4, इधर से भी 5, इधर से भी 5। तो लास्ट वाला जो वर्ग होता है, 5वां जो वर्ग होता है, इसे बोलते हैं नासिक। क्या बोलते हैं उसे? नासिक के बोलते हैं। तो नासिक में याद रखेंगे, नमन ऐसे याद करो, न म न, जो भी आपको सीक्वेंस याद करना वो याद करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं नासिक के। इसमें से कोई भी पूछा जाएगा नासिक के कौन सा है तो आप पहचान लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कंठ वाला कौन सा है, आपसे अगर यही पूछा जाता, यहां पर अगर वो लिख देता कि कंठ नासिक के बताना है, तो आपको जवाब देना था ड, क्योंकि कंठ में नासिक के जो होता है वो 5 वाला होता है, ये होता। अगर यहीं पर पूछा जाता ओष्ठ और नासिक बताइए, तो ओष्ठ और नासिक लास्ट वाला हो जाता म। समझ में बात आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर जी, बिल्कुल आ रही है। अब आप समझिए थोड़ा ध्यान से। इसके बाद में आपको जो है वो अल्प प्राण महाप्राण के बारे में दोबारा से बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। अल्प प्राण महाप्राण में आप समझिएगा, देखिएगा, अल्प प्राण में ऐसा होता है, जो अल्प प्राण होता है वो विषम संख्या होती है। क्या होता है? विषम संख्या। यानी कि जो पहला वर्ग होता है, यानी कि ये वाला जो सीक्वेंस है, ये अल्प प्राण में होता है। ठीक है, फिर तीसरा वाला सीक्वेंस है ये, यानी 1, 3, 5, 1, 3 और 5, ये अल्प प्राण हो गया। महाप्राण में से अगर पूछा जाए कि बताओ ये जो डा है वो कौन सा है, महाप्राण के अल्प प्राण, पता होगा तब ना। तो महाप्राण में कौन सा आता है? दूसरा और चौथा। क्या होता है महाप्राण में?
दूसरा आता है और चौथा आता है। समझ में बात आ रहा है जी। इसके बाद में एक और होता है घोष, सघोष और एक होता है अघोष। ठीक है, तो घोष कहो सघोष कहो, बात एक ही, एक अघोष वाला चक्कर होता है, वो मैं लिखवाऊंगा डिटेल में। तो देखो घोष अघोष में भी आप याद रखना, आगे के जो शुरुआत के जो 1 और 2 वर्ग होते हैं, यानी ये वाला का वाला और खा वाला, ये पूरा पूरा च ट ये सब जो होते हैं इन्हें बोलते हैं अघोष। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अघोष। और बाकी जो ये 3 बचे हुए हैं, बाकी ये 3 बचे हुए इन्हें बोलते हैं सघोष। सघोष कहो या घोष कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो इन सब को जो है ये 3 जो है इनको सघोष, और आगे के जो क ख ये पूरा जो नीचे वाला इसे अघोष बोलते हैं। समझ में बात आ रहा है। बहुत सारी चीजें अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल के लिए आपको पता रहना चाहिए। चलिए, ये वाला पूरा टेबल आपको समझ में आ गया होगा, बताइएगा। समझ में तो भाई आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, आगे देखिए। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल हो गया। इसके बाद में देखो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, इस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। संयुक्त व्यंजन देखिएगा 2 तरह के होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, एक संयुक्त व्यंजन होते हैं। दोनों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। दोनों ही सवाल जो होते हैं वो पेपर में आए हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा संयुक्त व्यंजन पहले आपको मैं बताता हूँ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी गई थी बिहार पुलिस में, तो वो होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन में कौन सा होता है आपको पता होगा, 6, एक होता है त्र और एक होता है ज्ञ और एक होता है श्री। ठीक है, अब ये जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो बताओ इनमें से छत्र ज्ञ आ गया कि नहीं आ गया, श्री और जोड़ दें तो एक और हो जाएगा। 3 का जो भी जैसा सवाल पूछा गया है, तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको आपको खोलना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। खोलना आना चाहिए। देखो इसको आपको समझना, ये जो होता है ये होता है क प्लस श से होता है, और ये जो होता है ये त हलंत लगा दो और रा से होता है। ये जो होता है ये होता है ज प्लस या से होता है। इसके बाद में ये होता है श, तो ये श की साउंड आ रही है ना, और ये रा हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है। तो इनको आपको खोलना आना चाहिए। कभी कभी देखिएगा, कभी कभी अच्छा एक और देखो, शब्दकोश आपको देखना आना चाहिए, डिक्शनरी देखना आना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो छ है, छ ये शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आता है, तो कुछ मत करना, इनको बस इनके बीच में रख देना इस जगह पर। समझ में आपको एकदम आ जाएगा। छ को इसको यहां रखिए, बताइएगा। इसके बताओ छ अगर मान लो इसे मैं बीच में रख देता हूं, बस आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी रियल में ऐसा नहीं है। शब्दकोश आपको याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैंने इसको इसके बीच में रख दिया, इसको इसके बीच में रख दो, यहां पर भी इसे रख दो और यहां पर भी इसे रख दो, तो शब्दकोश की डिक्शनरी की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर पूछा जाए किस वर्ण के बाद में आता है छ, तो याद रखना, क्योंकि इन दोनों के बीच में का के बाद आ रहा है ना, तो ये का के बाद आ जाएगा। इन दोनों में याद रखना ता और यहां लिख दो रा, और इन दोनों के बीच में इसे लिख दो जिसे आपने तोड़ा है। ठीक है, तो त्र जो होता है वो किस शब्दकोश में जो होता है वो किसके बाद आता है, त के बाद में। एक सवाल आपसे पूछ लूं, वर्णमाला के अंदर जो त्र है वो किस वर्ण के बाद आता है, ये आप बताना, सोच के बताना। वर्णमाला के अंदर जो ये त्र है वो किसके बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है। तो ये देखिएगा, ये जो त्र है ये वर्णमाला में जो आता है वो छ के बाद में आता है, छ के बाद में आता है। लेकिन शब्दकोश की अगर मैं बात करूं तो ये जो त्र होता है ये ता के बाद में आता है। समझ में आता है, दोनों सवाल याद रखना। शब्दकोश की बात करता हूं तो ये ता के बाद में आता है, लेकिन वर्णमाला की बात करता हूं तो ये छ ज्ञ, जैसे क ख, कोई पूछे वर्णमाला में पूछे कि भाई क के बाद आता है, तो वर्णमाला में तो का के बाद ख आता है और खा के बाद ग आता है। लेकिन अगर शब्दकोश में पूछे कि भाई शब्दकोश में का के बाद क्या आता है, तो क के बाद आता है छ। ठीक है, क्या आता है, छ आता है, जो मैंने यहां पर बताया था वही वाली बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाए कि श शब्दकोश में श के बाद क्या आता है, तो शा के बाद आता है शीटी वाला, ये जो है श वाला। ठीक है, श्रीमान जो लिखते हैं वो वाला आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में क्या आता है, तो क्षेत्रज्ञ, बस खत्म। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी इसमें कोई डिटेल आपको टेंशन वाला बात नहीं लेना है। बताओ श श स ह ये क्या होते हैं, बताओ। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं बताओ, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। यर अलावा क्या होता है बताओ, इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं उसे, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और आप देखिएगा एक और देखो, अल्प प्राण महाप्राण में भी ये पूछे जाते हैं। बताओ अल्प प्राण है कि महाप्राण है। देखिएगा यर लव जो होते हैं वो अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं, और श श जे जो होते हैं ये महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सवाल रहेंगे अभी, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए
आगे आप देखते जाइए, आगे देखिएगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? क्या अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? अब बताओ इसे कैसे बताओगे? अब बताओ इसे कैसे बताओगे? तो बहुत सीधी सी बात है भैया, आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे जी, तभी तो बता पाएंगे कि अंतस्थ में क्या था। अंतस्थ में ये रलवा बताया कि नहीं बताया? तो बताओ, वाह आ गया, ये आ गया ना चौथा वाला, तो वाह आ गया, ये अंतस्थ वाला है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे 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 कौन सा सवाल है? चलिए आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है कि हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पष्ट और मूर्धन्य दो दो उदाहरण हैं? तो बताओ, दो दो उदाहरण वाले हैं ये, आपको सवाल आपको जो है वो आराम से बताना है, ठीक है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। तो बताओ, ये मूर्धन्य वाला पूछ रखा है, क्या मूर्धन्य वाला? अब मूर्धन्य वाला आपको पता रहना चाहिए, मैंने आपको बताया था ट वर्ग जो होता है मूर्धन्य होता है, यानी इसे हटाओ, ट ठ ड, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ और ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना जी। तो ये होता है मूर्धन्य वाला। तो इसमें मूर्धन्य वाला कौन सा है बताओ? ये आ गया नहीं आ गया? ये आ गया नहीं आ गया? तो देखो, महाप्राण के बारे में आप सीखिए। महाप्राण मैंने आपको बता रखा है कि महाप्राण बोलते हैं जो वर्ग के अंदर दूसरा लाइन होता है और चौथा लाइन होता है, वो होता है। बताओ, क जो होता है, क वर्ग में क जो होता है ये तो पहले नंबर पर आता है, तो ये तो पहली लाइन पर आता है, ये तो हो नहीं सकता। महाप्राण में दूसरा या चौथा आता है। ख जो होता है वो दूसरे नंबर पर आता है, गा जो होता है वो तीसरे पर आता है, और डा जो होता है वो 5 पर आता है। और मैंने बोल रहा है महाप्राण में हमेशा सम संख्या वाला आता है। क्या सम संख्या? तो सम कौन सा है इसमें? ख। तो ये होगा नहीं। अरे आपको एक तरीके से बताऊं, जैसे क वर्ग मतलब कंठ्य वर्ग में क ख ग और ना, ठीक है, इसमें महाप्राण कौन सा है? जो दूसरे और चौथे नंबर पर आए। तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा आ गया। तो जो दूसरे पर आएगा, चौथे पर आएगा, महाप्राण हो जाएगा। बाकी ये जो का है, गा है, डा है, ये सब अल्प प्राण हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी दिक्कत किसी भी तरह का सर जी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल देखिएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? क्या ओष्ठ नहीं है? तो पहली बात तो आपको ये पता रहना चाहिए भैया ओष्ठ में आता क्या है। देखिए, ओष्ठ नहीं है, पहला ये जो टा वर्ग होता है मूर्धन्य होता है, ओष्ठ नहीं होता है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। बाकी जो इसके रिमेनिंग जो है इनको आप देख लीजिएगा, उनको आप देख लीजिएगा। बताइए, पा जो है, पा ये ओष्ठ है कि नहीं है? बिल्कुल भाई, देखो ओष्ठ वाले में क्या आता है बताओ? पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है ना। प फ ब और ये हो जाएगा म, ये ओष्ठ होता है कि नहीं होता? बताओ, पा ये तो ओष्ठ है, फा ये भी ओष्ठ है, और इसके बाद में जो भा है ये भी ओष्ठ है। तो ये बताओ, ये तो तीनों चारों ओष्ठ ही ओष्ठ हैं। टा जो था वो मूर्धन्य था, इसीलिए यहां पर बात नहीं बनेगी। आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा, आगे बड़े ही बेहतरीन सवाल है, इनको आप समझना है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर तो क वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसे कंठ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं कंठ्य। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ्य हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा। और इसके बाद में मूर्धन्य वाला कौन सा होता है? ट वर्ग होता है। ट वर्ग में अगर साउंड पूछी जाए कि भाई देखिए ट वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, तो मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद में तालव्य, ये कौन सा होता है? एक सेकंड, ठीक है, ये जो होता है ये च वर्ग होता है। क्या होता है? च वर्ग, ठीक है, इसको आप याद रखना, क्योंकि कंठ के बाद तालु आता है, क के बाद च आता है, तो ये हो जाएगा। दंत कौन सा होता हो? दंत जो होता है ये होता है त वर्ग। क्या होता है? ये त वर्ग वाला होता है। तो पूछा जाए कि त वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, तो दंत कहलाते हैं। ट वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। और का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ। और पूछा च वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल जो है वो मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल देखिएगा। डॉक्टर शब्द की औ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो ये आप बताना है आपको कि भाई डॉक्टर की ये जो ध्वनि है वो किस भाषा से आई है। तो आपको याद रखना है ये जो अ ध्वनि है ये आपका अंग्रेजी है, क्योंकि आपको पता होगा ना आगत स्वर आपने पढ़े हैं, तो ये अ जो है वो आगत ही है, जिसमें कोई भी शब्द हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऑन, तो मैं ऑन ऐसे ही तो लिखता हूं, तो ये जो होता है ये अंग्रेजी ध्वनि है, क्योंकि विदेश से मतलब विदेशी है, विदेशी ली गई है, ठीक है, आगत है। तो याद रखना ये अ है। जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें आपको विशेष तौर पर याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा।
आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवा, ये सारे सवाल आए थे मेरे भाई, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अयोगवा कौन से होते हैं बताओ? अयोगवा कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, इस पर एक बिंदी लगा लीजिएगा। तो देखो अयोगवा कितने होते हैं बताओ? अयोगवा 2 होते हैं, एक होता है छोटी अंग और एक होता है आपका बड़ी अंग। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे अनुस्वार बोलते हैं। क्या? अनुस्वार बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, पेपर में आए हुए सवाल हैं सर जी। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बड़े ही बेहतरीन सवाल बताता हूँ कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या होता है बताओ? द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या होता है भाई? तो द्वित्व व्यंजन का आपको मतलब समझना है पहले, उसके बाद हम बताएंगे। देखो द्वित्व व्यंजन का मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द बना हुआ है जिसमें कि 2 जो वर्ण है वो एक साथ आ रहे हो, एक छोटा आ रहा हो एक बड़ा आ रहा हो, ये वाली बात है। तो बताओ इसमें एक छोटा एक बड़ा कौन सा है? देखो ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो मतलब दिल्ली जो है उसमें द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि इसमें एक तो ला आ गया छोटा, एक बड़ा आ गया, तो ये द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे आपसे पूछा गया सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन है और इसे आपको गलत नहीं करना है भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं बताओ? ये क्या होते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसकी पकड़ आपको होना चाहिए। ये होते हैं स्पर्श। ये कौन से होते हैं? ऊष्म होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मी होते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है ना, तो ये ऊष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्म हो जाएगा। ठीक है। और बताओ, अच्छा ये बताओ, अल्प प्राण है कि महाप्राण है बताओ? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? ये जो होते हैं महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं। किसमें? ये महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं भाई। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यरलव, यरलव ये कौन सी कैटेगरी में बताओ? ये होते हैं अल्प प्राण की कैटेगरी में। क्या? अल्प प्राण। भाई देखो पेपर पास करना है तो आपको हर चीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बताओ कुछ नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हर साल पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, आप भी उन्हीं में समझ जाएंगे। आगे देखिएगा, नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन 5 होते हैं। जैसे आपको अगर स्वीकेंस से याद रखा है तो देख लीजिएगा, ड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा? इसके बाद में ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसके बाद में ये हो जाएगा। हो गया कि नहीं हुआ? ये जो होते हैं वो नासिक के व्यंजन होते हैं, क्योंकि पंचमा मतलब 5वें वर्ग है, ठीक है। तो 5वां वर्ग है, मतलब इसमें कौन सा है बताओ? इसमें ये वाला न्या, ये जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो पा है, ये तो हो नहीं सकता। तो ये 5 के 5 आपको याद कर लें। आगे देखो, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो बताओ ज जो है ये कोई कंठ है क्या? नहीं। कंठ में कौन सा आता है? क ख ग घ ण्य। तो ये का, तो ये नहीं है। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें कौन सा है? तीसरा वाला है। कौन सा है? ये वाला है। कौन सा बताओ? तीसरा वाला। आगे, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? क्या? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो बताओ महाप्राण वर्ण कौन सा है भाई? सोच के बताओ, महाप्राण वर्ण कौन सा है? देखो महाप्राण वर्ण में कौन सा आता है? दूसरा आता है और चौथा आता है। दूसरा आता है और चौथा आता है। दूसरा चौथा कौन सा है बताओ? ये वाला है, क्योंकि इसको आप लिखिएगा क वर्ग लिखना भाई, ग घ और न। महाप्राण में दूसरा चौथा आता है। दूसरा चौथा आ गया कि नहीं आ गया? क च, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क पहला है, च पहला है। यरलव, ना ना ना, यरलव जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं, महाप्राण थोड़ी होते हैं। तो ये तो अंतस्थ है, ये भी नहीं होगा। तद, ठीक है, तो ये तो पहला आ गया। क्या हो गया? ये पहला हो गया। 5, ना ना, ये तो बात नहीं बनेगी। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन मतलब जिसमें टावर आ जाए। क्या? जिसमें टावर आ जाए समझ लो वो मूर्धन्य है। बताओ ज वाला है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो है ही नहीं जी, क्योंकि जो क ख ग है ये तो क वर्ग है। क्या? क वर्ग है। क वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ व्यंजन बोलते हैं। तो ये तो कंठ वाला हो गया, ठीक है। प वाला ना ना, इसमें होगा चौथा जो कि आपको नीचे दिखाई देगा, तो ये डा वाला आ गया। चलिए आगे देखिए, ये वाला आंसर है इसका। निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ये भी आपको बताऊंगा। कुछ नवीन विकसित ध्वनियां हैं, कुछ पहले से, पहले की ध्वनियां पहले से विकसित हैं, कुछ अब ये भी विकसित की गई हैं। पूरा टॉपिक है इसका, बताऊंगा, टेंशन मत करिएगा। देखो नवीन विकसित ध्वनियों में आपको याद रखना है कि ये जो शीटी वाला शाह और जो सा सड़क है ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं, बाकी जो है वो नवीन विकसित ध्वनियां नहीं है, ये पहले से विकसित हैं, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। आगे देखिएगा, आगे देखो, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? क्या? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो बताओ मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? बताओ मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, वो आपको बताना है। तो देखो हिंदी वर्णमाला में
मूल स्वर जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कौन से होते हैं, कितने होते हैं बताओ, 4 होते हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि मूल स्वर जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है इसका जवाब देना है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। स्वर कौन से हैं, देखो हाँ ये थोड़ा सा आपको बताना है, ये पेपर में आया था इसलिए थोड़ा आपको बताता हूं। देखिएगा संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जो मिलकर के बने हों, और वो ये वाला है, मतलब इसमें आप देख लीजिएगा चौथा वाला आंसर एकदम सही है। पहले आप समझिए संयुक्त स्वर हैं कितने, 4, और संयुक्त व्यंजन भी कितने, 4। संयुक्त स्वर में आप देखिएगा ये होता है छोटी ए, एक होता है बड़ी ए, एक होता है छोटा ओ, एक होता है बड़ा ओ। ठीक है, इनको आप समझना थोड़ा सा ध्यान से। छोटी ए को कैसे खोलेंगे, छोटा आ प्लस छोटी ई। ठीक है, और इसको आप खोल के देखिएगा ये हो जाएगा छोटा आ प्लस छोटी ए, ये वाली। इसको आप खोल के देखिएगा छोटा आ प्लस छोटा ओ। इसे खोल के देखिएगा छोटा आ प्लस छोटा ओ। ठीक है, ये इन्हें आप अगर, क्योंकि देखो ये जो मिलकर के बने हुए हैं, संयुक्त का मतलब है कि जो संयुक्त स्वर जो स्वरों को मिलकर के बने उसी को तो संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो ये वाले जो बने हुए ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं। और देखिएगा ये छोटी ए और बड़ी इन्हें बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं कंठ तालव्य। लिखते जाइएगा कंठ तालव्य। और ये जो नीचे के दो होते हैं छोटो और बड़ो, इन्हें बोलते हैं कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं, कोष्ठ। क्या बोलते हैं इसे, कंठ, लिख दीजिएगा कंठ ओष्ठ। तो इसको भाई बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत है क्या बताओ, ये कौन सी साउंड होती है, छोटा आ और बड़ा कौन सी साउंड होती है, कंठ साउंड होती है। ठीक है, और छोटी ई बड़ी ई ये कौन सी साउंड होती है बताओ, ये आपकी होती है तालव्य। कौन सी होती है, तालव्य ध्वनि होती है। और एक और याद रखना, तालव्य में एक और आता है य और श। तो य और श जो होते हैं वो भी तालव्य ध्वनियां होती हैं। भाई देखो सवाल तो बहुत बन जाएंगे, सवालों की कोई कमी नहीं है। विशेष तौर पर आप इनको धीरे धीरे याद करते रहेंगे, आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपको चीज़ों को मज़ा आएगा। अगर आपने पढ़ रखा है, ना भी पढ़ रखा है तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। कभी कभी सोचना ये कैमरा ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो हमें देखना पड़ता है कि भैया एकदम चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि हम ही चल रहे हैं बस कैमरा बंद है। तो कैमरे का चलना ज़रूरी है, हमारा चलना क्या है। ठीक है, अब देखो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कितने होते हैं। देखिए इनमें से बताओ संयुक्त अक्षर कहो या संयुक्त व्यंजन कहो, बात एक ही है। तो ऐसे में संयुक्त कौन कौन से बताओ, ये है छत्रज्ञ। कौन से, छत्रज्ञ। इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तालव्य ध्वनियां कौन सी है बताओ, काफी बेहतरीन सवाल है। 4 चीजें मैंने दे रखे हैं। तालव्य ध्वनि कौन सी होती है बताओ, ड ड ये तो एकदम मूर्धन्य है। क्या, ये तो आपका मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, क वर्ग ये कौन सा हो जाएगा, ये कंठे हो जाएगा। सारे सवाल आपको आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा कंठे हो जाएगा, और ये कौन सा बताओ, ये हो जाएगा तालव्य। क्या, तालव्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, चौथा वाला। और ये कौन सा बताओ, ये हो जाएगा दंत्य। कौन सा हो जाएगा, ये दंत्य हो जाएगा। तो सारे सवाल आपको आते होंगे तभी आप इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा, क्या निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो देखो मैंने आपको सीधे सीधे बता रखा है, सवाल कोई भी आ जाए, आपको जो मैंने याद करने के लिए बोल रखा है वो तो याद कर लीजिए, बाकी सवाल कोई भी आ जाए। अल्प प्राण में से आपको बताना है, क्या अल्प प्राण में से आपको बताना है। अल्प प्राण बोले तो पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। बताओ ये कौन सा है, पहला और ये है तीसरा। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, राइट आंसर ये हो जाएगा इसका अल्प प्राण। अब देखो ये जो होता है छोटा आ और बड़ा, छोटा आ और बड़ा आ, ये बताओ अल्प प्राण है कि महाप्राण है। बताओ ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, ये सब आपको मुझे सवाल बताना। अच्छा देखो एक और चीज बताऊं, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर जितने होते हैं वो सबके सब सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सबके सब स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। ये जवाब मैंने आपसे पूछ लिया है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे नहीं, 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है, क्या 6 वर्ण जो बना हुआ है वो किसके योग से बना हुआ है। आपको बताया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, और उन्हीं में से तो 6 के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। ये जो होता है क प्लस शा के योग से बनता है। अब देखो इसमें जो आंसर है वो ऐसा तो इसमें कुछ दे नहीं रखा, यहां पर भी हलंत लगा रखा है। तो देखो अगर इसके बाद में भी हलंत आ रहा है, हलंत का मतलब इसमें से हमने स्वर निकाल दिया है, अगर इसके बाद भी हलंत आ रहा है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे भी लिखा है तो भी चल जाएगा, बात तो एक ही है, मतलब इसमें से हमने निकाल दिया। मतलब जब भी हम किसी भी वर्ण में से स्वर को निकाल देते हैं तो वह हलंत लगा दिया जाता है। तो सामान्यतः आपको ज्यादातर जो पेपर में देखने को मिलेगा वो आपको सिर्फ इतना मिलेगा। कौन सा मिलेगा बताओ, ये कौन सा मिलेगा, ये आपको क और शा यही मिलेगा। अगर कहीं ये भी आ रहा है समझ लो वो भी सही है, वो भी
सही है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आता है ये, ठीक है, ये मूर्धन्य होता है। ये वाला शा कौन सा होता है? ये आपका मूर्धन्य होता है। चलिए आगे देखिएगा, बताओ मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताओ, मूल वर्णों की संख्या है 52, 52। आगे देखिएगा, कौन सा मानक वर्ण है? ख, ध, झ। देखो मानक वर्ण, ये थोड़ा अच्छा सवाल है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बताऊंगा। इनमें से कौन सा मानक वर्ण है? में से जो मानक वर्ण है वो कौन सा है? देखिएगा, मानक जो वर्ण है वो है झा। क्या है बताओ? झा है। मानक वर्ण कौन सा है? ये झा। ये आपको पता है तालु कैटेगरी में आता है, तालब है ये। जबकि इसे पहले पता कैसे बनाते थे? इसे बनाते थे इस तरह से बनाते थे इसे। क्या बता, आपको पता होगा भरतपुर के पास में, और आपने भजेरा गांव नाम सुना होगा। पहले जब हम, क्योंकि हम भरतपुर पढ़े हैं और संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े, वहां पर जब हम गांव आते थे ना, तो रास्ते में गांव पड़ता था भजेरा। उसका जो नाम था वो ऐसे ही लिखा रहता था, शायद जहां तक हमें याद है वो शायद ऐसे लिखा रहता था, ठीक है, भजेरा। तो हम ये कहते थे यार ये ना तो भा दिख रहा है, ये ना तो ये छोटा ऊ दिख रहा है, तो ये है क्या? तो उस टाइम पर बड़ी कंफ्यूज रहती, तो आपको पता रहना चाहिए। यानी कि इसको जो है ये एक मानक वर्ण है। इसे पहले क्या लिखते थे बताओ? इसे पहले लिखते थे इस तरह से, और अब पता चला इसका शुद्ध रूप, मानक रूप कौन सा आ गया है? यानी ये झा आ गया है, तो इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वाली चीजों को आपको याद रखना। आगे देखिएगा, बहुत सवाल है, आपको जो है वो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा जल्दी करते थे। बताइएगा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है? तो ये आपको मैंने बता रखा है। जो गा वर्ण है ये किससे बना रहता है? जो ये गज्ञानी है, ठीक है। अब ये किससे बन के बनाता है? जा, और ये इससे। यहाँ पर कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। आगे देखिएगा, और जो होता है किस प्रकार की ध्वनि है? आपको बता रखा है ये संयुक्त स्वर है, और संयुक्त स्वर जो है वो किससे मिलकर के बना रहता है? ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये संयुक्त स्वर है, और ये जो मिलकर के बना रहता है ओ, ठीक है। इसको साउंड को बोलते क्या है? इसे बोलते हैं कंठोष्ठ बोलते हैं। और ये जो मिलकर के बना रहता है, ये छोटा ओ प्लस छोटा ओ से मिलकर के बना रहता है। ये आपको मुझे याद रखना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है। ए किन दो स्वरों से मिलकर के बना रहता है? तो ये भी मैंने बता दिया। कोई भी सवाल आ जाए आप लगाते रहना, कोई भी प्रैक्टिस सेट, आराम से आप पूरा स्कोर करेंगे। देखिए, अगर आपको ए के बारे में पूछा जाए तो ये मिलके बनाता है छोटा ए प्लस छोटी ई, और इस ए के बारे में पूछा जाए तो छोटा प्लस इससे मिलकर बना रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला कहाँ पर मिल रहा है? तीसरे वाले में। और मैंने ओ और ओ तो दोनों ही मिलकर के आपको बता रखे। आगे देखो, आगन शब्द स्वरों के उच्चारण की दृष्टि से क्या है? बताओ। आगन जो है ये आपका अनुनासिक है क्या? अनुनासिक है क्या? ये जो है वो ये अनुनासिक की कैटेगरी में आता है। किसमें? अनुनासिक की। जैसे आंगन लिख दिया, तो आंगन में आपको पता है ना, ये जो है वो ऐसे आ रहा है। चंद्रबिंदु को ही तो आंगन बोलते हैं, ठीक। अरे जैसे देखा नहीं है ऐसे, ये आंगन ही क्या, ये अनुनासिक होता है, चंद्रबिंदु होता है, ये चंद्रबिंदु होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे अनुनासिक बोलते हैं। आगे देखो, ज वर्ण किस वर्ग का है? तो ज जो होता है वो किससे आता है बताओ? ये तो सीधी सी बात है, क वर्ग के अंदर नहीं आता, ट वर्ग में नहीं आता, त वर्ग में, च वर्ग में। क्योंकि देखो च, छ, ज, झ और चूले मैया, तो इसमें आ गया ना, तो ये च वर्ग में आता है, मतलब चौथा हो जाएगा। सारा जब आपको पूरा डिटेल में याद होगा, पता होगा, तभी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप टेंशन में रहेंगे। देखो, न वर्ग का उच्चारण किस स्थान? ये मूर्धन्य है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यह किस तरह का व्यंजन है? पहले आप देखिएगा, यह के बारे में आपको, इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन को बार बार बताते चल रहा हूं। देखिएगा, ऊष्म में क्या आता है बताओ? ऊष्म में क्या आता है? श, ये आता है कि नहीं आता? ये ऊष्म हो गया। अल्प प्राण में, अल्प प्राण मैंने बता रखा है, अल्प प्राण हो या महाप्राण हो, अल्प प्राण हो या महाप्राण हो, क्योंकि देखिएगा अल्प प्राण में आता है यरलव। क्या? य र ल, ठीक, यरलव, ये अल्प प्राण में आ गया। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? अंतस्थ, देखो अंतस्थ व्यंजन कहो या अल्प प्राण व्यंजन कहो, बात एक ही है, ठीक है। क्या? बात एक ही है। आगे देखो, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन हम छोड़ देते हैं, क्या? क्योंकि महाप्राण व्यंजन में जो आता है वो कौन सा आता है? ये वाला आता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यह किस तरह का व्यंजन है? तो ये अंतस्थ है। क्या है? ये अंतस्थ है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखो, छह वर्ण किन दो व्यंजनों के मेल से बना आता है? तो ये क, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सही सीक्वेंस तो नहीं बना हुआ है ना,
सही सीक्वेंस तो ये भी नहीं है। क्या सही सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा सर जी ये नहीं है, क्योंकि 6 को अगर हम खोलते तो सही सीक्वेंस होता का के नीचे हलंत होता, तब तो इसे हम सही बोलते, वैसा नहीं है। सही इसका आंसर ये होगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने जाते हैं। आपको मैं बार बार बोलते आया हूं, स्वरों की संख्या 11 होती है, और 11 तब होती है जब आप जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ देते हैं, ठीक है, तब होती है। तो विसर्ग और अनुस्वार को जोड़ करके स्वरों की संख्या कितनी होती है बताओ? 11 + 2 बराबर होती है 13। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे सवाल बड़ा अच्छा है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो बताओ संयुक्त स्वर इसमें कौन सा नहीं है, पहले आप देखिएगा। मतलब संयुक्त स्वर जो मिलकर के बना हो, अब मिलकर के बना हुआ है तो मिलकर के जितने बने थे वो मैंने आपको बता दिए। ये किससे मिलके बना होता है? छोटा e + छोटा, ये देखो। और ये किससे मिलके बना रहता है? छोटा a + छोटी a। और ये किससे मिलके बना? ये किसी से मिलके नहीं बना रहता। ये वाला किससे मिलकर ही बनाता है? छोटा a + छोटा u। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? अब दंत में कौन कौन सा है बताओ? दंत में कौन कौन सा होता है? तो देखिएगा, त, थ, द, ध, अन्ना। बताओ इनमें से कुछ है क्या? दंत्य नहीं है, तो बताओ ये तो है जी, है कि नहीं है? इसके बाद में ता, ये भी है। अब बच्चा ला और या, क्या बोला? ला और या। देखो या जो होता है, मैंने शुरुआत में बताया था, या और शा, ये जो होते हैं वो होते हैं तालव्य होते हैं। कौन से होते हैं? तालव्य होते हैं। क्या होते हैं ये? तालव्य होते हैं। तालु से बोले जाते हैं ना, यस जो होते हैं। आगे देखिएगा सारे सवाल, चलिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं। देखिएगा, आपको अगर पूरा पेपर अच्छे से करना है, वर्णमाला के सारे सवाल करने, आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर, अगर आपको हिंदी में 37 में से 37 या अन्य किसी राज्य के एग्जाम में अगर आपको पूरा बेस्ट स्कोर करना है, तो आपको हर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर पर पकड़ होना चाहिए। आप किसी भी चैप्टर में सारे सवालों को तभी कर सकते हैं जब आपको हर डिटेल छोटी से छोटी पता होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। शब्दकोश क्या है, वर्ण कोश ने वर्णमाला के अनुसार क्या होता है, तो सारी चीजें आपको पता रहेंगी तब आप कर पाएंगे ना जी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा। बाकी कुछ सवाल और हैं, 100-150 सवाल में अगला वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। आज का आपको क्लास कैसा लगा, आपका स्कोर कैसा रहा, कौन कौन सी चीजें जो आपको नई जो है वो देखने को मिली, सीखने को मिली। और देखिएगा, आप कोई सा भी टेस्ट उठा लेना, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लेना, कोई भी पेपर उठा लेना, वर्णमाला का अगर इनसे बाहर आ जाए तो मुझे बता देना, वर्णमाला का इनसे बाहर आ जाए तो बता देना। पहला वीडियो हो चुका है वो आप देख लेना, ये दूसरा है, एक और आएगा प्रैक्टिस के लिए, 3 में एकदम खल्लास हो जाएगा। सवाल कहीं से आ जाए, देखो यार, मतलब वर्णमाला अच्छा टॉपिक है, ठीक है। सवाल हर बार हर पेपर में जो होता है देखने को मिलता है। चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे उसको आपको बताना है। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।